इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। फर्ज करते हैं एक चार्ज है जिस पे पॉजिटिव चार्ज सपोज कर रहे हैं, हम इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना चाहते हैं ए से बी की तरफ। तो जब हम इसे ए से बी की तरफ लेकर जाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा, और ए से बी की तरफ ले जाते हुए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम क्या देखेंगे, वो बढ़ेगा। तो वो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस है और जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास बराबर होगा डेल्टा वी के। और डेल्टा वी जो है वो किसी के आगे बराबर है वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और ये सब का सब किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। जो वर्क डन ए से बी तक हुआ है, अगर आप उसको उस चार्ज की मिकदार क्यू पे डिवाइड कर दो जिस पे ये काम किया गया है, तो हमारे पास जो है बेटा जी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब असल में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन करना है। तो भाई सबसे पहले ग्रेडियंट कहते किसको हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेटा आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं रेट। मिसाल के तौर पे अगर मैंने डिफाइन करनी है वेलोसिटी, तो हम कहते हैं जी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो जी जो टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली है उसे हम रेट ऑफ चेंज से डिफाइन करते हैं, यानी कि जी चेंज आ रहा है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, उसको हम रेट से डिफाइन करते हैं। और अगर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ जाए तो वो हमें क्या देती है, वो एक्सेलरेशन देती है। तो रेट का मतलब क्या होता है, तब्दीली टाइम के लिहाज से। हाँ, अगर ये तब्दीली डिस्टेंस के लिहाज से आए, फासले के लिहाज से, तो बेटा उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, यानी कि तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो हम उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रेडियंट से बेटा जी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्क डन हमने निकालना था, तो W किसके बराबर है, F डॉट डी के। अब ये जो वर्क डन है ना, हम ये कैलकुलेट करते हैं जो A से B तक हुआ है इस फोर्स की वजह से, जो कि चार्ज को A से B लेके जा रही है। अब यहाँ पे जो फोर्स F आपको नजर आ रही है, ये फोर्स, ये ग्रीन वाली फोर्स है, ये फोर्स है, ठीक है जी। और D हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे ये हमारे पास भाई डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारी फोर्स है F। अब भाई फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑपोजिट टू QE। अब देखो ना, ये QE हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ लेके जा रही है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो QE है, QE तो डाउनवर्ड है, सो एज टू कीप इन इक्विलिब्रियम, ये सारे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम एक फोर्स लगाते हैं जो कि ऊपर की तरफ जो है वो लेकर जा रही है, और ये QE के ऑपोजिट होगी। लफ्ज पे गौर करना, ऑपोजिट होगी। अच्छा भाई, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया, वर्क डन की अगर आप वैल्यू लगा देते हो यहाँ पर, F बराबर है जी यहाँ पर हमारे पास है माइनस QE। माइनस क्यों आया भाई, माइनस इस वजह से आया है कि ये जो हमारी फोर्स है ये QE के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो माइनस QED आ गया, और ये D डिस्प्लेसमेंट है, D आ जाएगा। तो हमारा Q जो है वो बेटा जी Q के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस ED हमारे पास बच गया। तो इसको बेटा जी हम E को यहां से कैसे लिख सकते हैं, यहां से E को हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय D। अच्छा भाई नेक्स्ट, अगर हम कहें if plates are separated by very small distance r, कि अगर बहुत ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस पे आपकी ये दोनों प्लेट्स वाकया हो, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो D है ना इन जनरल,
इसको हम सपोज कर लेते हैं ये डेल्टा आर है कि जो डी डिस्प्लेसमेंट है वो इतना कम है कि हम उसको डेल्टा आर सपोज कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई है इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई डी, इसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी। अब ये जो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर आया है बेटा जी, बेटा इसे कहते हैं, सिर्फ इसको अगर आप देखो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर, बेटा इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तब्दीली डिस्टेंस के लिहाज से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तब्दीली डिस्टेंस के लिहाज से डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। हाँ जी, V ऊपर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नीचे हमारे पास डेल्टा आर है जो कि शो कर रहा है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसमें साइन साथ कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर, उसका नेगेटिव बराबर किसके है भाई, वो बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। और डायरेक्शन क्या है भाई, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल इन जनरल हाई पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव पोटेंशियल कौन सा होता है भाई, नेगेटिव पोटेंशियल हमारे पास लो पोटेंशियल। अब भाई अगर पॉजिटिव हमारे पास हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव हमारे पास लो पोटेंशियल है, तो जरा गौर करो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ से किस तरफ को है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ को है जिस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है, कम की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है। यहां पर बेटा यही नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल में कमी वाकया हो रही हो, इसीलिए इसको नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास बराबर है Q इंटू डेल्टा V के। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो स्टोर होती है चार्ज की B पॉइंट पे, B पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो डेल्टा U है। लेकिन अगर यहां से इस चार्ज को बिल्कुल B पॉइंट पे, ये अभी सेंटर में है ना, इसको हम F फोर्स लगाकर ऊपर ले गए, ये यहां पर आ गया, अब ये यहां पर है, और यहां से हम उसको अब अगर रिलीज करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर कोई और बैरूनी फोर्स ना लग रही हो, क्या भाई, अगर किसी किस्म की कोई बैरूनी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी कि अगर हमारा ये जो सिस्टम है चार्ज का और ये जो फील्ड है ये आइसोलेटेड हो, तो क्या होगा, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए डाउनवर्ड मूव करेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जिसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास इक्वल होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कि जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी उस चार्ज के, वो किधर स्टोर होगी, वो एज अ काइनेटिक एनर्जी अपीयर होगी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें कमी आ रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो फिर जो एनर्जी एक्वायर करेगा हमारा चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, वो किसके बराबर होगा? वही वो जो पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी जी? वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के। अगर ये जो चार्ज है Q, ये 1.6 into 10 raised power -19 कूलम के बराबर हो और डेल्टा वी वैसे ही साथ आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हम इसको 1 वोल्ट ले लें, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1.6 into 10 raised power -19 जूल के। अब 1.6 into power -19 जो है, ये चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास किसके इक्वल है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है 1.6 into 10 raised power -19 जूल के। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा जी, ये एनर्जी का यूनिट है, लेकिन एक छोटा यूनिट है। ये एक स्मॉल यूनिट है हमारे पास एनर्जी का, और इसका इस्तेमाल हम करेंगे लास्ट जो चैप्टर्स हैं उसमें, यानी कि एटॉमिक और न्यूक्लियर जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, एटॉमिक फिजिक्स के साथ जिसका ताल्लुक है न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ, वहां पर हम एनर्जीज को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, प्रोटॉन की एनर्जी को, छोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमारे पास इससे आगे है डिफरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान। तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ी हुई है, वो किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास बराबर है KQ1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर के। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ी है जी, वो बराबर है G M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर के। इलेक्ट्रिक फोर्स को किसने पेश किया था? कूलम्स ने। ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने पेश किया था भाई? न्यूटन ने। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इनकी एक और प्रॉपर्टी भी है, दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। इसके अलावा ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है भाई? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये जो हमारे पहले दो पॉइंट्स हैं, ये इन जनरल दोनों फोर्सेस में सिमिलैरिटीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन कौन सी सिमिलैरिटी है भाई? दोनों कंजर्वेटिव भी हैं और दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब डिफरेंसेस की तरफ चलो। डिफरेंस में सबसे अहम चीज ये है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स Fg है, ये कमजोर होती है, ये वीक फोर्स है, लेकिन इसकी मुनासबत से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब इसकी जनरल वजह क्या है बेटा? इसकी जो वजह है वो इसके कांस्टेंट्स हैं भाई। ये दोनों नेचर की बेसिक फोर्सेस हैं। क्योंकि ये नेचर की बेसिक फोर्सेस हैं, तो एक बहुत अहम चीज है जो इनमें एग्जिस्ट करती है, वो है जी इनके जो कांस्टेंट्स हैं उनका आपस में ताल्लुक। के उसकी वैल्यू 9 है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.6 × 10⁻11। के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जी की वैल्यू बहुत कम है। इलेक्ट्रिक फोर्स का कांस्टेंट ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट स्मॉल है। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रेंथ में मजबूत है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स है। डिपेंड करता है इसके कांस्टेंट्स पे। तो क्योंकि के ज्यादा है जी से, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली तौर पर इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगी। अब अगर आप रिलेशन की बात करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, और हमने एक प्रोटॉन के लिए जो है ना रेशियो कैलकुलेट की है, तो वो रेशियो हमें क्या देती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक प्रोटॉन पे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिहाज से 10⁻39 टाइम्स ज्यादा है। इतनी ज्यादा मिकदार में 10⁻39, ये बहुत बड़ा डिजिट है, मिलियंस ट्रिलियंस टाइम्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट रेंज। रेंज जो है, जो फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसकी रेंज उतनी
कम होगी और जो फोर्स वीक होगी उसकी रेंज ज्यादा होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी रेंज ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज कम है, ये दो चार्जेस के दरमियान थोड़े फासले पे अमल करती हैं, लेकिन ग्रेविटी मून और अर्थ के दरमियान एक्ट करती है, अर्थ और सन के दरमियान एक्ट करती है, डिस्टेंसेस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है इसकी रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स की ज्यादा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव है। ठीक है, मैसेज जो है वो सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते, लेकिन चार्जेस जो हैं वो अपनी नेचर के लिहाज से लाइक चार्जेस हों तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हों तो अट्रैक्ट करेंगे। और फिर लास्ट डिफरेंस है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम शील्ड भी कर सकते हैं, वो मीडियम की वजह से शील्ड हो जाती है ना, उसमें कमी ज्यादती हो सकती है मीडियम के इफेक्ट्स की वजह से, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में शील्डिंग का और मीडियम का किसी किस्म का कोई इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपने पढ़ा था के के अंदर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ये जो के है इसमें हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट अपीयर होता है जो कि मीडियम को डिफाइन करता है, लेकिन जी जो है इसमें ऐसा कोई मीडियम के डिपेंडेंट वाला कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं